हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अपना लास्ट टॉपिक बचा हुआ था फेमा के चैप्टर के अंदर, तो वो अपन इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। उसके बाद अपन मॉड्यूल के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे एंड फिर इस चैप्टर को रैप अप करते हैं। लास्ट जो अपना टॉपिक का बचा है वो है कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रवेंशंस को लेकर। मैंने आपको पिछली क्लास में जब एंड किया था पिछले वीडियो में, तब ये कहा था कि कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रवेंशंस का मतलब होता है कि अगर आपने खुद से आके अपनी किसी गलती को एडमिट कर लिया और ये बोल दिया कि हम अपनी गलती मानते हैं, आप जितना भी फ़ाइन है वो कलेक्ट कर लो, लेकिन हमारे ऊपर प्रोसिक्यूशन लॉन्च मत करो। तो बेसिकली इसका मतलब होता है फ़ाइन इन ल्यू ऑफ प्रोसिक्यूशन। हम प्रोसिक्यूशन से बचना चाहते हैं और जितना भी फ़ाइन हमारे ऊपर बनता है वो हम पे करने के लिए तैयार हैं। तो इसमें बेसिकली वॉलंटरी एडमिशन होता है, यानी खुद से अपनी इच्छा से आकर आप एडमिट करते हो। तो इसमें क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। कंपाउंडिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ वॉलंटरी एडमिटिंग द कॉन्ट्रवेंशन। यही इसका मेन एसेंस है कि आपने वॉलंटरी आके अपना कॉन्ट्रवेंशन एक्सेप्ट कर लिया। प्लीडिंग गिल्टी, यानी हम मानते हैं कि हम गिल्टी हैं, एंड सीकिंग अ रिड्रेसल, हम चाहते हैं कि वो गलती ठीक हो जाए। इट इज़ अ वॉलंटरी प्रोसेस इन विच एन इंडिविजुअल और अ कॉर्पोरेट, या तो कंपनी या फिर इंडिविजुअल, सीक्स अ कंपाउंडिंग ऑफ एन एडमिटेड कॉन्ट्रवेंशन। कंपाउंडिंग ऑफ एन एडमिटेड कॉन्ट्रवेंशन यानी हमने अपनी गलती मान ली है, एडमिट कर ली, अब हम उसको जो है उसके लिए हम चाहते हैं कि कंपाउंडिंग हो जाए। आगे क्या लिखा है, विलफुल मैलिफाइड एंड फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस आर हाउएवर व्यूड सीरियसली। जो आपने विलफुली गलत किया, मैलिफाइड इंटेंशन से किया या कुछ किया, उसको ये लिखा हुआ है कि दे आर व्यूड सीरियसली विच विल नॉट बी कंपाउंडेड बाय द रिजर्व बैंक। अगर रिजर्व बैंक चाहे तो वो उन जो है उन ट्रांजैक्शंस को कंपाउंड नहीं करेगा। अब जो ऑफेंसेस होते हैं वो बेसिकली दो नेचर के होते हैं। एक होता है जिसमें मेंस रे होता है, यानी प्रेजेंस ऑफ गिल्टी माइंड, और एक होता है जिसमें गिल्टी माइंड नहीं होता। जहाँ पर गिल्टी माइंड की प्रेजेंस होती है वहाँ पर माना जाता है कि आपने विलफुली गलत इंटेंशन से जो है इसको किया है। तो ऐसे ऑफेंसेस को रिजर्व बैंक चाहे तो वो कंपाउंड नहीं करे, लेकिन जो दूसरे वाले ऑफेंसेस होते हैं जिसको आपने अनइंटेंशनली कर दिया होता है उसमें कंपाउंडिंग खुलेआम एक्सेप्ट करी जाती है। Any person whose contraventions of who contravenes any provisions of FEMA 1999 except section 3A, यहाँ पे लिखा है except section 3A। तो जो 3A है सेक्शन, उसमें ये लिखा हुआ है कि आप जो फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग है वो ऑथराइज पर्सन के अलावा और किसी से नहीं कर सकते। अगर आपने किसी और के थ्रू ऑथराइज पर्सन के थ्रू सॉरी अगर आपने किसी और के थ्रू फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग करी, मतलब अदर देन ऑथराइज पर्सन अगर आपने डीलिंग करी, तो आप सेक्शन 3A के कॉन्ट्रावेंशन में आ जाएंगे। इतने टाइम से मैंने जब भी आपको फेमा में जो भी पढ़ाया है उसमें हमेशा बोला है कि जब भी आप फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग करोगे वो किसी ऑथराइज डीलर या ऑथराइज पर्सन के थ्रू ही होनी चाहिए। अगर आप इनके थ्रू नहीं करोगे तो आप एक कॉन्ट्रावेंशन कर दोगे। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं, any person who contravenes any of the provisions of FEMA 1999 except section 3A or contravenes any rules, regulations, notification, direction or order in issued in exercise of the powers under this act can apply for compounding to the Reserve Bank. Application seeking compounding of contraventions under Section 3A may be submitted to the Directorate of Enforcement. मतलब 3A की अगर आपने कॉन्ट्रवेंशन किया है और अगर आप उसको कंपाउंड कराना चाहते हो तो वो वाली एप्लीकेशन आपको सीधा कहाँ फाइल करनी पड़ेगी, डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट के पास। आई होप इसका मीनिंग क्लियर हुआ होगा। बेसिकली बस ये कहना चाहते हैं कि जो कंपाउंडिंग होती है वो खुद की इच्छा से एडमिशन होता है कि हाँ हमने ये चीज़ गलत करी, हम इसको एडमिट करते हैं, आप हमसे फ़ाइन ले लीजिए, लेकिन कोई भी प्रोसिक्यूशन हमारे अगेंस्ट लॉन्च मत करिए। जो भी विलफुल फ्रॉडुलेंट या फिर मैलिफाइड इंटेंशन से किया हुआ कॉन्ट्रवेंशन होता है, रिजर्व बैंक नॉर्मली उसको कंपाउंड नहीं करता क्योंकि आपका इंटेंशन गलत था। अगर आपने अनजाने में आके कोई कॉन्ट्रवेंशन कर दिया तो उसके लिए कंपाउंडिंग एप्लीकेशन खुलेआम एक्सेप्ट कर ली जाती है, एक्सेप्ट फॉर सेक्शन 3A। बाकी की कंपाउंडिंग एप्लीकेशंस आरबीआई के पास जाती है। अगर आपने 3A का कॉन्ट्रवेंशन किया है, यानी अदर देन ऑथराइज पर्सन फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग करी, तो ऐसे कॉन्ट्रवेंशंस की कंपाउंडिंग एप्लीकेशन डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट के पास जाएगी। अब एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या होता है,
एप्लीकेशन प्लस फ़ीस, जो भी एप्लीकेशन का फॉर्म होगा, प्रिस्क्राइब फॉर्म होगा और उसकी फ़ीस जो भी होगी वो डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में आपको आरबीआई के रीजनल ऑफिस में सबमिट करनी है। ऑल्सो नीड टू सबमिट द डिटेल्स ऑफ एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओडीआई यानी ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एलओबीओ यानी लियासनिंग ऑफिस और ब्रांच ऑफिस, ईसीबी यानी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। इसके साथ आपको अपनी ऑडिटेड बैलेंस शीट भी देनी होगी और एमओए का कॉपी भी देना होगा अगर आप एक कंपनी हो तो, प्लस एन अंडरटेकिंग दैट दे आर नॉट अंडर एनी अदर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एक अंडरटेकिंग आपको देनी होगी कि आपके ऊपर और किसी भी तरीके की इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही। अगर आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है फॉर्म्स में या फिर कोई भी उसमें चीज़ छूटी हुई है तो वो एप्लीकेशन वापस कर दी जाएगी। द रिटर्न्ड एप्लीकेशंस शैल बी सेंट बैक एंड फीस शैल बी रिफंडेड थ्रू ईसीएस यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली उस फीस को वापस रिफंड कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन शैल ऑल्सो रिपोर्ट एनी फॉर्म ऑफ चेंज्ड इन देयर रिस्पेक्टिव डेटा और क्रेडेंशियल। अगर आपने कोई भी उसमें चेंज किया है तो आपको एप्लीकेशन में क्लियरली बताना पड़ेगा कि आपने क्या क्या चीज़ें चेंज करी। प्री रिक्विजिट फॉर कंपाउंडिंग यानी कंपाउंडिंग के लिए क्या क्या ज़रूरी है। फॉर कॉन्ट्रावेंशन कमिटेड बाय एनी पर्सन देर इज़ अ कूलिंग पीरियड ऑफ 3 years। मतलब जिस साल में आपने कॉन्ट्रावेंशन किया उस साल से 3 साल का कूलिंग पीरियड काउंट होगा। If another contravention is committed in this cooling period, then the compounding of the second or subsequent contravention shall not be accepted। अगर आपने कोई दूसरा कॉन्ट्रवेंशन कर दिया इस कूलिंग पीरियड के अंदर तो उस दूसरे कॉन्ट्रवेंशन के लिए आप कंपाउंडिंग एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकते। However, any contravention committed after the cooling period of 3 years shall be deemed to be the first कॉन्ट्रावेंशन। अगर इस 3 साल के बाद मैंने और कोई कॉन्ट्रावेंशन किया जिसकी कंपाउंडिंग एप्लीकेशन में फ़ाइल करना चाहता हूँ तो उस वाले कॉन्ट्रावेंशन को मेरा फर्स्ट कॉन्ट्रावेंशन माना जाएगा। इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं, मान लीजिए कि मैंने जो कॉन्ट्रावेंशन किया वो 2019-20 में किया। अब यहाँ से 3 साल काउंट कर लो, 2021, 21, 22, 22, 23। तो ये जो मेरे 3 साल हैं ये 3 साल मेरे क्या कहलाएंगे, कूलिंग पीरियड। अगर मैंने इस कूलिंग पीरियड के अंदर एक और कॉन्ट्रावेंशन कर दिया यानी सेकेंड कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, कोई और ऑफेंस क्रिएट कर दिया इसके अंदर, तो इस कॉन्ट्रावेंशन के लिए मैं कंपाउंडिंग एप्लीकेशन फ़ाइल नहीं कर सकता। अब मान लीजिए मैंने जो नेक्स्ट कॉन्ट्रावेंशन किया वो 23-24 में किया, तो यहाँ तक तो मेरा कूलिंग पीरियड ख़त्म हो गया था 22-23 तक, और ये वाला नया साल आ गया जिसमें मैंने कॉन्ट्रावेंशन किया। तो इस वाले साल में होने वाले कॉन्ट्रावेंशन के ऊपर मैं कंपाउंडिंग एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकता हूँ और इसे क्या माना जाएगा कि मेरा फर्स्ट कॉन्ट्रावेंशन है ये। इट विल बी डीम्ड दैट इट इज़ माई फर्स्ट कॉन्ट्रावेंशन। Contraventions relating to any transaction where proper approvals or permission from the government or any statutory authority concerned, as the case may be, have not been obtained। मतलब ऐसे कोई contraventions हैं या transactions हैं जिसके लिए proper authorities की ज़रूरत थी, proper approvals की ज़रूरत थी और वो आपने नहीं लिए, has not been obtained, shall not be compounded unless permissions are obtained। इसको याद रखिएगा, ये सारे points important हैं। इनमें से आप इन पॉइंट्स में से आपके लिए क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। बेसिकली ये है कि अगर कोई ऐसे ट्रांजैक्शंस थे जिनमें स्टैट्यूटरी एप्लीकेशंस की ज़रूरत थी या स्टैट्यूटरी परमिशंस की ज़रूरत थी और वो आपने नहीं लिए, तो उन पॉइंट्स को तब तक कंपाउंड नहीं किया जाएगा जब तक आप वो स्टैट्यूटरी परमिशंस नहीं ले लेते। केसेस ऑफ कॉन्ट्रवेंशन सस्पेक्टेड ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब गलत तरीके से फंड्स को यूज़ करना, टेरर फाइनेंसिंग और अफेक्टिंग द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी नेशन की इंटरेस्ट के अगेंस्ट चले गए, कोई ऐसी चीज़ें आपने कर दी जो नेशन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, और वेयर द कॉन्ट्रवेनर फेल्स टू पे द सम फॉर विच कॉन्ट्रवेंशन वॉज कंपाउंडेड विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। जो कॉन्ट्रवेंशन आपने किया है कंपाउंडिंग ऑर्डर में एक टाइम लिमिट दिया जाएगा जिसमें आपको वो फ़ाइन जो उसके ऊपर लगने वाला फ़ाइन है वो फ़ाइन आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपने पे नहीं किया, यहाँ पर ये यही कह रहे हैं, और वेयर द कॉन्ट्रवेनर fails to pay the sum for which contravention was compounded,
विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड इन टर्म्स ऑफ द कंपाउंडिंग ऑर्डर। जो कंपाउंडिंग ऑर्डर के अंदर टाइम पीरियड था, अगर आपने उस टाइम पीरियड में वो उस फाइन की पेमेंट नहीं करी, शैल बी रेफर टू द डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट। ये सारे सीरियस केसेस होते हैं कि आपको तब डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट को रेफर कर दिया जाएगा फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। सेक्शन 37 अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था इन्वेस्टिगेशन के बारे में। तो तब आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन आगे की करी जाएगी एंड नेसेसरी एक्शन अंडर फेमा और or to the authority instituted for the implementation of prevention of money laundering। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर जो अथॉरिटी है वो या तो फेमा की अथॉरिटी या मनी लॉन्ड्रिंग की अथॉरिटी और टू एनी अदर एजेंसी फॉर नेसेसरी एक्शन एज दे डीम फिट। यानी आगे का एक्शन कौन लेगा, ये सारी एजेंसीज लेंगी। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ हो। इसमें बस ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी ऐसे केसेस होते हैं जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेरर फाइनेंसिंग या फिर कोई ऐसी चीज़ आपने करी जिससे इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को, इंडिया की सॉवरेनिटी या इंटेग्रिटी को फ़र्क पड़ा, या फिर आपके अगेंस्ट कंपाउंडिंग का ऑर्डर इशू हुआ था जिसमें फ़ीस लिखी हुई थी जो आपको पे करनी थी, फ़ाइन लिखा हुआ था और वो आपने उस लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर नहीं पे करी, तो ऐसे केसेस को डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट को रेफ़र कर दिया जाता है। और फिर आगे का एक्शन क्या होगा वो ये वाली बॉडीज़ तय करती हैं। अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इन्वॉल्व हो तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की जो अथॉरिटी है वो आपके ऊपर एक्शन लेगी और फेमा की अथॉरिटीज़ आपके ऊपर बाकी केसेस में एक्शन ले सकती हैं। अगर वो चाहें तो किसी और अथॉरिटी को भी आपका केस रेफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, इन दिस कनेक्शन इट इज़ क्लैरिफाइड दैट whenever a contravention is identified by the Reserve Bank or brought to its notice by the entity involved in the contravention by way of a reference other than through the prescribed application for compounding, bank will continue to decide। मतलब अगर कोई कॉन्ट्रवेंशन ऐसा होता है जो रिजर्व बैंक ने खुद आइडेंटिफाई किया या फिर किसी दूसरी पार्टी ने, आप किसी भी ट्रांजैक्शन में दो लोग इन्वॉल्व होंगे, एक आप और एक सामने वाला। अब आप जो है वो खुद तो रिपोर्ट कर नहीं रहे, तो जो सेकंड पार्टी है उसने जाके आरबीआई को कंप्लेंट कर दी। अब या तो सेकंड पार्टी ने करी या फिर आरबीआई ने खुद पता लगाया, और आप जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है उसके थ्रू अगर नहीं आ पाए तो रिजर्व बैंक क्या करेगा उन केसेस में, रिजर्व बैंक देखेगा वेदर द कॉन्ट्रवेंशन इज माइनर, क्या कॉन्ट्रवेंशन छोटा है, माइनर है, और कैन बी डेल्ट विद अ कॉशनरी एडवाइस, तो आपको वो कॉशनरी एडवाइस देके छोड़ देंगे। वो बोलेंगे कि ये गलतियां हैं, प्लीज़ इसको सुधार लीजिए। फिर क्या है, वेदर द कॉन्ट्रवेंशन इज़ मटीरियल, क्या बड़ा कॉन्ट्रवेंशन है, एंड कंपाउंडिंग इज़ नेसेसरी। अगर उन्हें लगता है कि कॉन्ट्रवेंशन बड़ा है और कंपाउंडिंग की ज़रूरत ज़्यादा है तो वो उस टाइम पे आपका जो केस है उसको अपने पास ले लेंगे। वेदर कॉन्ट्रवेंशन इज सीरियस एंड शैल बी रेफर टू द डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट एंड कैरीड आउट एज पर द प्रोसीजर्स। अगर सीरियस कॉन्ट्रवेंशंस होंगे तो फिर वो डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट के पास आपका केस पास ऑन कर देंगे। आगे क्या है, स्कोप एंड प्रोसीजर। कैसे इसका प्रोसीजर होगा, ऑन द रिसीट ऑफ एन एप्लीकेशन आरबीआई शैल एग्जामिन इफ द कॉन्ट्रवेंशन इज क्वांटिफाइबल, यानी क्या आप डिटरमाइन कर सकते हो कि कॉन्ट्रवेंशन के अंदर कितना अमाउंट इन्वॉल्व था, एंड द अमाउंट एज सच द कंपाउंडिंग अथॉरिटी कैन कॉल फॉर एनी इन्फॉर्मेशन, वो चाहे तो कोई भी इंफॉर्मेशन आपके अगेंस्ट मंगवा सकते हैं या कोई भी रिकॉर्ड्स मंगवा सकते हैं टू कैरी आउट एनी कंपाउंडिंग and information if not submitted in time the application shall be rejected। अगर आपने टाइमली मैनर में इंफॉर्मेशन को सबमिट नहीं किया तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब वो कोई भी इंफॉर्मेशन आपके लिए अगेंस्ट मंगा सकते हैं, अगर आपने टाइमली इंफॉर्मेशन में नहीं सबमिट करी तो फिर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। Following factors shall be considered for compounding process: the amount of gain or unfair advantage due to the contravention, जो भी आपने contravention किया क्या उससे आपको कोई unfair advantage या gain हुआ, the amount of loss caused to any authority, किसी भी अथॉरिटी को या लॉ को या फिर गवर्नमेंट को कोई लॉस हुआ है आपके कॉन्ट्रवेंशन के कारण, इकोनॉमिक बेनिफिट accrued to the contravenor due to delayed compliances और no compliances, अगर आपने कोई compliances नहीं करे तो उसमें लगने वाली फ़ीस जो थी वो आपकी बच गई, तो उस हिसाब से अगर आपको कोई इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ वो भी वो देखेंगे। रिपीटेटिव हिस्ट्री ऑफ कॉन्ट्रवेंशन, पहले की कोई हिस्ट्री है आपकी या नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड एंड नॉन कंप्लाइंसेस, यानी आपका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड जो है उसको चेक किया जाएगा। कंडक्ट ऑफ द कॉन्ट्रवेनर एट ऑल टाइम्स, आपका कंडक्ट भी इन केसेस में मॉनिटर
किया जाएगा। इशू ऑफ कंपाउंडिंग ऑर्डर्स। द कंपाउंडिंग अथॉरिटी शैल पास द कंपाउंडिंग ऑर्डर्स विद इन 180 डेज। 180 दिन के अंदर आपका कंपाउंडिंग ऑर्डर पास होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द कंपाउंडिंग of the completed application by the Reserve Bank. However, a reasonable opportunity of being heard यानी ROBH जो है वो आपको यहाँ पर भी दी जाएगी। Shall be provided to all the concerned parties. The applicant can appear for a personal hearing before the RBI only if the applicant opts for it. वो चाहे तो पर्सनल हियरिंग के पास के लिए आ सकता है आरबीआई के पास सिर्फ तभी जब उसने उस चीज़ के लिए ऑप्ट किया हो। However, the applicant shall appear by himself rather than for appointing a representative as the cases of self admission of offences। मतलब ये है कि आपको है प्रेफरेबल ये होगा कि आप खुद ही जो है आरबीआई के सामने अपीयर करो। क्यों? क्योंकि ये जो कंपाउंडिंग प्रोसेस होता है ये सेल्फ एडमिशन का होता है, यानी आप खुद से मान रहे हो कि आपकी गलती है। तो इट इज़ मच बेटर दैट यू योरसेल्फ शुड बी प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द आरबीआई। द ऑर्डर shall specify the rules, provisions and notifications etc. of the act that have been violated। क्या क्या आपने वायलेट किया वो ऑर्डर के अंदर लिखा होना चाहिए। The copy of the order shall be placed on the website of RBI। One copy shall be provided to the applicant and one copy shall be given to the adjudicating authority। एक कॉपी आपको दी जाएगी और एक कॉपी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भी पास ऑन करी जाएगी और आरबीआई की साइट पर भी जो है वो उस ऑर्डर का कॉपी जो है अपलोड किया जाएगा। उसके बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या डिसीजन लेती है, आपसे कितना फ़ाइन लेना है, क्या करना है, वो सब उस ऑर्डर में लिखा होगा। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और बाकी सारी अथॉरिटीज़ उस टाइम आपसे वो फ़ाइन वसूल लेंगे। ये था आपका चैप्टर फेमा के ऊपर जो होता है अब ख़त्म। तो उस सेंस में अपने जो चैप्टर्स अब ख़त्म होते हैं वो है अपना चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 7। ये 3 चैप्टर्स आपके कंप्लीट होते हैं। अब आपका जो टास्क आता है इसके ऊपर वो ये है, सबसे पहले तो नोट्स से रिवाइज़ कर लो, चाहे तो वीडियोस वापस देख लो, नोट्स से रिवाइज़ करो, फिर मॉड्यूल से पढ़ो और अभी अपन मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मॉड्यूल के क्वेश्चंस अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद आपको उसको सॉल्व भी करना है। एंड व्हाट्सएप मी एज सून एज यू आर डन सो दैट आई कैन सी द आंसर्स। तो ये 3 अब जो है वो आपका टास्क बचता है जो आपको कवर करना है। नोट से रिवाइज करना है, मॉड्यूल की रीडिंग करनी है फॉर 3 चैप्टर्स एंड मॉड्यूल के क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं। अब अपन क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं फॉर चैप्टर 2, 3 एंड 7। ये है चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है, स्टेट द ओवरव्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। अब इसका ओवरव्यू अगर चाहिए तो ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर है। ये है इसका बेसिक ओवरव्यू कि फेमा आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है। फ्री ट्रांजैक्शंस ऑन करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज थ्रू ऑथराइज पर्सन, एडजुडिकेशन ऑफ ऑफेंसेस। यही अपन ने सारी चीज़ें फेमा के अंदर पढ़ी हैं और यही इसका ओवरव्यू है। ये दिख रहा है ना ओवरव्यू ऑफ फेमा, तो यही आपको इसके अंदर लिखना है। आप चाहो तो इसको टैबुलर फॉर्म में भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द ओवरऑल स्कीम ऑफ फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ओवरऑल स्कीम चाहिए तो वो यहाँ पर लिखी हुई है पूरी की पूरी। ये है ओवरऑल स्कीम आपका, ये है आपका आंसर नंबर 2। डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ फेमा 1999। स्ट्रक्चर फेमा का आपको यहाँ मिल जाएगा पूरा। ये फेमा का स्ट्रक्चर है। ये हो गया आपका आंसर नंबर 3। लिस्ट आउट द रूल्स फ्रेम्ड एंड फेमा। रूल्स चाहिए, इसमें से रूल्स की हेडिंग मांगी है तो रूल्स की हेडिंग ये है रूल्स जो बने हुए हैं सारे।
ये है आपका आंसर नंबर 4। देन लिस्ट आउट द रेगुलेशंस इशूड बाय रिजर्व बैंक। वो ये वाले हैं रेगुलेशंस। ये है आपका आंसर नंबर 5। ये था आपका चैप्टर नंबर 2। इसमें कुछ नहीं है, दिस इज़ जस्ट फॉर रीडिंग पर्पस, और ये वाले क्वेश्चंस एग्जाम में आने भी नहीं वाले, सिर्फ डिस्कशन पर्पस के लिए थे जो अपन ने डिस्कस कर लिए। अब अपन डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस। ये है चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन। सबसे पहला क्या है, डिफाइन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस एंड एम्यूनरेट permissible capital account transactions in relation to person resident outside India and person resident in India। बेस्ट तरीका है इसको करने का, जो नोट्स में मैंने आपको चार्ट बना के दिया, मतलब कंपैरेटिव टेबल बना के दिया है उस तरीके से। तो उससे क्या होता है, बेसिस भी है उसमें और दोनों के ट्रांजैक्शंस भी लिखे हुए हैं, तो वैसे आप चाहो तो एग्जाम में भी कर सकते हो। एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की डेफिनेशंस अपन ने पढ़ी ही थी। नेक्स्ट क्या है, डिस्कस एक्विजिशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। तो इसमें आपको सेक्शन 6(4) बताना पड़ेगा, जो अपन ने पढ़ा था कि आउटसाइड इंडिया अगर प्रॉपर्टी लेता है पीआरआई तो उसमें क्या होगा। डिस्कस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रांच ऑफिस और प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया अंडर फेमा। इसको अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो है चैप्टर 5 का क्वेश्चन है जो इसमें इन्होंने दे दिया है। ये यहाँ नहीं करना आपको, ये चैप्टर नंबर 5 में होगा जब अपन एलओ और बीओ की गाइडलाइंस पढ़ेंगे, उसके अंदर ये आएगा। Define authorized person and briefly discuss the powers of RBI to give directions to the authorized person। ये भी नोट्स के अंदर पूरा कवर्ड है, चाहिए तो वहीं से आंसर आप लिख लीजिए। जितना नोट्स में लिखा है उतना लिखना सफिशेंट है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रीवेंशन अपन ने अभी किया। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस आपको पता ही है। अच्छा, अब आप सोच सकते हो कि शॉर्ट नोट लिखा हुआ है तो इसके अंदर क्या क्या लिखना है, तो मैं आपको बता दूं। पहले तो इसमें आप CU80 की डेफिनेशन लिखेंगे कि CU80 होता क्या है। उसके बाद CU80 का क्लासिफिकेशन लिखेंगे कि क्लासिफिकेशन किस तरीके से है, ठीक है। और फिर आप लिखेंगे प्रोहिबिटेड कौन कौन से हैं। बस ये है आपका 3 मार्क्स का आंसर। सिर्फ इतना ही लिखेंगे। जब तक वो स्पेसिफिकली आपसे नहीं पूछे कि परमिसिबल वाले कौन से हैं, तब तक आप वो नहीं लिखेंगे। प्रोहिबिटेड आप चाहो तो खुद से लिख सकते हो, लेकिन परमिसिबल वाले आप तभी लिखोगे जब वो क्वेश्चन में आपसे पूछे। इन्वेस्टिगेशन अपन कर चुके हैं, सेक्शन 37 का अपन ने पढ़ा था जब मैंने आपको एजुकेशन इन अपील्स पढ़ाया था। उसमें सेक्शन 37 भी अपन ने पढ़ा था इन्वेस्टिगेशन का। वो शॉर्ट में लिखा हुआ है, आपको उसको थोड़ा एलाबोरेट करके लिखना पड़ेगा। आई होप क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बस अभी छोड़ दीजिए, वो अपन चैप्टर 5 में जब LOBO गाइडलाइंस पढ़ेंगे उसके अंदर अपन करेंगे। ये है चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एन्यूमरेट प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस अंडर LRS। इसमें आप जो CU80 के प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस थे वो आप लिखेंगे। आप ये भी सोच सकते हैं इसमें कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के जो प्रोहिबिटेड वाले थे, अपन ने पढ़ा था ना कि जो PROI है वो कहाँ का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, फार्म हाउस, निधि कंपनी और ये सब अपन ने पढ़ा था। तो वो यहाँ पे नहीं लिखना। जब आप LRS के लिखोगे तो आप सिर्फ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के प्रोहिबिटेड वाले लिखोगे। वो वाले जो हैं वो अपन FDI में लिखते हैं, क्योंकि वो FDI पॉलिसी के थ्रू ही प्रोहिबिटेड है, इसलिए उसको अपन ने फेमा में भी पढ़ा कि फेमा में भी वो प्रोहिबिटेड माने जाते हैं। तो यहाँ पर आपको CU80 वाले ट्रांजैक्शंस लिखने हैं LRS के अंदर। डिस्कस रेमिटेंसेस फैसिलिटीज़ टू पर्सन्स अदर देन इंडिविजुअल्स अंडर LRS। रेमिटेंसेस फैसिलिटीज़ अदर देन इंडिविजुअल्स, जिसमें अपन ने वो सब पढ़ा था कि अगर आप डोनेशन के लिए चेयर्स क्रिएट करना चाहते हो, कितना डोनेशन कर सकते हो। कंसल्टेंसी सर्विसेज ली तो कितना पे कर सकते हो। प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस थे, आप कितने पे कर सकते हो। टेलीफोन कार्ड्स के लिए आप कितना पे कर सकते हो या क्या है, वो सब आपको यहाँ पर लिखना है। ये भी अपन ने CU80 में पढ़ा था। फिर नेक्स्ट क्या है, स्टेट फैसिलिटीज़ अवेलेबल टू स्टूडेंट्स फॉर परस्यूइंग देयर एजुकेशन अब्रॉड अंडर LRS। तो इसमें वही है कि अगर वो स्टूडेंट है तो वो 2.5 जो था 2,50,000 US डॉलर्स तक रेमिटेंस कर सकते हैं, और ये सब जो था वो इसके अंदर आएगा। डिस्कस परमिसिबल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस बाय इंडिविजुअल्स अदर देन LRS। ये आपको पता ही है, CU80 वाले ट्रांजैक्शंस ही यहाँ पर आएंगे। परमिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, ये भी आपको पता है, C80 वाले ट्रांजैक्शंस यहाँ पर आएंगे। ये है आपका चैप्टर नंबर 7 जो कि अपन ने डिस्कस कर लिया अभी। अब कुल मिलाकर 3 चैप्टर्स आपके ख़त्म होते हैं, जो आपको घर पे भी अब करने हैं, वीडियोस के साथ साथ भी करने हैं। और कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ मुझे टेक्स्ट करके पूछ लीजिए। नेक्स्ट जो अपन स्टार्ट करेंगे
जो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट होगा वो अपन करने वाले हैं अब आगे चैप्टर नंबर 4 फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। इसके नोट्स मैं आपको दूंगा। आई विल गिव यू द नोट्स एंड अपन उन्हीं नोट्स से इसको कवर करते हुए चलेंगे। इजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, तो अपन इसको कर लेते हैं पहले। उसके बाद अपन करेंगे चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 5 जो है इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, सो आई विल डू इट एट द एंड। लेकिन उसके पहले अपन को ये सारी चीज़ें ख़त्म करना ज़रूरी है। आई होप क्लियर होगा आपको अभी तक का अपन ने जितना भी कवर किया है। चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 7 आपके कवर हो चुके हैं। मैं वापस कह रहा हूँ, दोबारा वीडियोस देखिए, अगर कोई भी डाउट्स आते हैं और मुझसे पूछिए, ताकि अब जब तक आपकी क्लासेस दोबारा स्टार्ट हो तब तक एटलीस्ट इतना पोर्शन जो है वो आपका अच्छे से कवर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा वो चैप्टर नंबर 4 के बारे में होगा, FCRA का फर्स्ट वीडियो होगा। टिल देन टेक केयर, बी एट होम, स्टे एट होम एंड बी सेफ।